हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 वेरिएशन। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.3 पूरा सॉल्व। तो 7.3 जो प्रैक्टिस सेट है उसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग फटाफट प्रैक्टिस सेट 7.3 स्टार्ट करते हैं। इसके बाद यानी कि ये वीडियो के बाद आपको चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा उसके भी वीडियोस मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं बस यही बोलूंगी, स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ आज कि प्लीज वीडियो को लाइक करो, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे हैं ना वो वीडियो को लाइक नहीं करते। 9th और 10th वाले फिर भी लाइक कर देते, बट 8th वाले शायद न्यू होते हैं, उनको यूट्यूब पे मतलब वो पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं या ऐसा वगैरह। तो वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर लेना। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं 7.3। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने 7.1 और 7.2 में क्या किया था। हमने 7.1 में देखा था डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और 7.2 में हमने देखा था इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। तो ये दोनों के जो कॉम्बिनेशंस है ना, मतलब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा या ये दोनों के रिलेटेड क्वेश्चन 7.3 में आपको मिलेंगे। 7.3 में आपको खुद को पता चलना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट वेरिएशन का है कि इनवर्स वेरिएशन का है, क्योंकि उन लोग ने वहां पे कुछ लिख के नहीं दिया है। ठीक है, तो चलो कैसे आप पता करोगे मैं बताती हूँ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। मतलब यहाँ पे देखो टोटल हमारे पास क्या है, 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आपको बताना है कि ये जो 4 क्वेश्चन है इसमें से कौन सा जो है वो इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन के बीच में आपको डिफरेंस पता होगा। जिसको नहीं पता है तो प्लीज जो लेक्चर नंबर 1 है ना हमारा ये चैप्टर का, वो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको इसका मतलब बताया। डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन, अगर इसके मतलब ही नहीं आपको पता है तो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे ना 2 वेरिएबल होते हैं, एक्स एंड वाई, हमारे 2 वेरिएबल होते हैं। तो अगर डायरेक्ट वेरिएशन क्या है कि अगर एक्स अगर बढ़ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में वाई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर वाई इंक्रीज हो रहा है तो अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज होगा। या फिर और हम बोल सकते हैं कि अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है तो y भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल बहुत सारे लिए थे। अगर एक एग्जांपल है, सपोज करो x डिनोट करता है नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ाई करते हो उसको। x क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ाई करते हो उसको। और y डिनोट करेगा आपका मार्क्स। y क्या डिनोट करेगा, आपका मार्क्स डिनोट करेगा। तो देखो सिंपल सी लॉजिक सी बात है कि जितने ज्यादा यानी कि जितनी ज्यादा आप पढ़ाई करोगे, जितने ज्यादा आवर्स आप पढ़ाई करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो वैसे ही होता है कि जितनी ज्यादा अच्छे से आप पढ़ाई करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे, और जितनी कम पढ़ाई आप करोगे उतने कम मार्क्स आएंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ आवर्स ये जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है। और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन क्या होता है कि अगर एक्स बढ़ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में वाई क्या होगा, अगर डिक्रीज होगा। एक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो वाई डिक्रीज होना चाहिए, उसको इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई इंक्रीज होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको भी इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। और इनवर्स वेरिएशन का बहुत अच्छा हमारा एग्जाम्पल था जो था प्राइस एंड डिमांड। अगर मान लो एक्स डिनोट करता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड वाई डिनोट करता है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। अब मुझे बताओ कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड जो है यानी कि उसका जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा, है ना। प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड कम हो गया, और अगर प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है उसको इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग करते हैं। अभी आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये जो 4 क्वेश्चन है उसमें से इनवर्स वेरिएशन कौन सा होगा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड अ टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। अच्छा, ये क्वेश्चन रीड करो और बताओ कि ये क्या डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द जॉब यानी कि एक वेरिएबल है। जैसे मान लो कि एक्स हमारा जो डिनोट करेगा वो डिनोट करेगा नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ जॉब। ठीक है, और y क्या डिनोट करेगा, y डिनोट करेगा टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। तो y डिनोट करेगा टाइम टेकन बाय द वर्कर टू कंप्लीट अ वर्क। अब आप खुद ही देख के बताओ कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है।
ऑब्वियसली ये इनवर्स वेरिएशन है, क्योंकि दिमाग लगाओ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे तो उतना कम टाइम लगेगा एक काम को कंप्लीट होने को, है ना। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे, बहुत लोग अगर एकजुट होके काम करेंगे तो टाइम क्या लगता है, कम लगता है। टाइम क्या लगता है, कम लगता है उस जॉब को करने के लिए, है ना। अब फॉर एग्जांपल पेंटिंग, मान लो ये रूम को पेंटिंग करना है, तो अगर एक बंदा अगर आएगा और रूम को पेंटिंग करेगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ वर्कर आ गए, मतलब नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज हो गए, 1 से 2 आ गए, तो 2 आ गए मतलब कि अभी टाइम भी कम लगेगा। अगर मान लो 3 आ गए तो और कम लगेगा, 4 आ गए तो और कम लगेगा। तो मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज होगे उतना कम टाइम लगेगा, मतलब टाइम डिक्रीज होगा। या इसका उल्टा केस ये भी ले सकते हो कि अगर नंबर ऑफ वर्कर अगर कम हो गए, नंबर ऑफ वर्कर अगर कम है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा उस काम को करने के लिए। तो ये इनवर्स वेरिएशन का रिलेशन पता चल रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें इनवर्स वेरिएशन है। तो यानी कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स है ऑन द जॉब एंड द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब, ये इनवर्स वेरिएशन कहलाता है। ओके, समझ में आ गया। तो दिस इज इनवर्स वेरिएशन, बहुत ही इजी है। आप थोड़ा दिमाग लगाने का मतलब कैसे दिमाग लगाओगे, उसको इमेजिन करने का कि जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं, जितना ज्यादा लोग काम करेंगे उतने जल्दी ये खत्म हो जाएगा ना हमारा काम। तो नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम टेकन बाय देम इज इन इनवर्स वेरिएशन। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्या दिया है, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड अ टाइम टेकन बाय देम टू फिल अ टैंक। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो मान लो कि एक टैंक है, ठीक है, ये टैंक है। अब ये ना यहाँ पे मान लो कि ऐसा कुछ पाइप आ रहा है। अब ये पाइप से क्या आएगा, पानी आएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम टैंक ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल अ टैंक। मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल होगा, वो 2 वेरिएबल को आप अलग अलग करो। जैसे नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक, ये x कहलाएगा। तो x वेरिएबल क्या है हमारा, x वेरिएबल है नंबर ऑफ पाइप्स। ये जो पाइप्स है वो नंबर ऑफ पाइप्स जो है वो डिनोट करेगा x, और ये पाइप किसके लिए काम आ रहा है, ये टैंक को भरने के लिए काम आ रहा है। और y क्या डिनोट करेगा, टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक, यानी कि y क्या डिनोट करेगा, टाइम टेकन, मतलब पाइप को कितना टाइम लगा ये टैंक को भरने के लिए, जो टाइम है वो y है। तो मुझे बताओ कि नंबर ऑफ पाइप और जो टाइम टेकन है वो इनवर्स वेरिएशन होगा कि डायरेक्ट वेरिएशन होगा। अब आप ही दिमाग लगाओ, अगर एक पाइप होगा, अगर एक पाइप से पानी आएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा इस टैंक को फिल करने के लिए। मतलब अगर नंबर ऑफ पाइप्स कम है तो मतलब टाइम जो है वो क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है इस टैंक को फिल करने के लिए। अगर मान लो एक और एक पाइप आ गया, सेम ऐसा पाइप जो है वो यहाँ पे भी आ गया, मान लो ये एक पाइप है, यहां से भी पानी आ रहा है, तो 2 पाइप हो गए। अगर क्या हो गए, पाइप इंक्रीज हो गए तो टाइम भी अभी कम लगने वाला है ना। मतलब ध्यान से सुनो, देखो अभी अगर पाइप, नंबर ऑफ पाइप अगर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ पाइप मतलब एक पाइप नहीं है, 2 पाइप है, 2 पाइप नहीं है, मान लो 3 पाइप है, ये 3 पाइप, ये तीसरा पाइप आया, इधर से भी पानी आ रहा है। तो जितने ज्यादा पाइप होंगे उतना कम टाइम लगेगा इसको फिल होने को, है ना। बहुत जल्दी भर जाएगा मतलब कम टाइम लगेगा। तो मतलब जितना नंबर ऑफ पाइप ज्यादा होगा उतना कम लगेगा टाइम इस टैंक को भरने के लिए। मतलब ये भी क्या हो गया, इनवर्स वेरिएशन हो गया। तो ये भी हमारा क्या है, इनवर्स वेरिएशन। अगर एक बढ़ रहा है तो उसके कंपेयर में दूसरा कम हो गया है, इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को, इस कंडीशन को बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। नंबर ऑफ पाइप इंक्रीज हो रहे हैं तो ये टाइम भी कम लग रहा है ना, इसलिए ये इनवर्स वेरिएशन है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जल्दी से रीड करके आप ही समझो। और नेक्स्ट वाला तो बहुत इजी है, उसमें आपको टेंशन लेना नहीं है, आपको बस 2 वेरिएबल आइडेंटिफाई करने रहते हैं। 2 वेरिएबल कौन है, जैसे अगर थर्ड वन तो क्या दिया है, पेट्रोल फिल्ड इन अ टैंक ऑफ अ वेहिकल एंड इट्स कॉस्ट। मतलब कि यहाँ पे बोला है कि जो वेहिकल है उसमें जो हम लोग पेट्रोल फिल करते हैं और जो पेट्रोल का जो कॉस्ट होता है, इनमें डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है, आपको बताना है। तो x डिनोट करेगा, सपोज करो x डिनोट करेगा पेट्रोल फिल, मतलब जो वेहिकल है उसके टैंक में पेट्रोल फिल किया वो x है, और जो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल है वो हमारा y वेरिएबल है। मुझे बताओ ये दोनों चीज डायरेक्ट वेरिएशन में होती है कि इनवर्स वेरिएशन में होती है? ऑब्वियसली डायरेक्ट वेरिएशन में होती है। मतलब देखो जितना ज्यादा आप टैंक में पेट्रोल भर रहे हो, इसका मतलब उसका कॉस्ट भी तो ज्यादा ही लगने वाला है ना। ऐसा तो नहीं कि आपको भाई
कम पैसों में पूरा टैंक भर के मिल जाएगा, नहीं। जितना आप पेट्रोल भरोगे, अगर आप आधा भरोगे तो आधा दाम लगेगा, पूरा भरोगे तो पूरा दाम लगेगा। मतलब अगर आप पेट्रोल ज्यादा भर रहे हो तो मतलब ज्यादा दाम लगेगा, अगर आप पेट्रोल कम भर रहे हो तो मतलब कम दाम लगेगा। तो मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये तो डायरेक्ट वेरिएशन है, मतलब ये इनवर्स वेरिएशन नहीं है, ये तो डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। तो मतलब कि जो हमारा थर्ड वन है वो हमारा इनवर्स वेरिएशन क्वेश्चन नहीं है। आपको बताना था कि ये चारों में से इनवर्स वेरिएशन कौन है। तो अभी तक तो हमको दो, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड वन जो है वो इनवर्स वेरिएशन में मिले हैं, थर्ड वाला तो हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। चलो अब फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन क्या दिया है, एरिया ऑफ द सर्कल एंड इट्स रेडियस। मतलब x डिनोट करेगा एरिया ऑफ द सर्कल एंड y डिनोट करेगा रेडियस। मुझे बताओ कि ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है कि इनवर्स वेरिएशन में? ऑब्वियसली डायरेक्ट वेरिएशन। क्यों? क्योंकि देखो एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब उसका रेडियस बड़ा है। जैसे अगर छोटे सर्कल का आप एरिया निकालोगे और उसके कंपेयर में अगर बड़े सर्कल का एरिया निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो छोटे सर्कल का रेडियस भी छोटा होगा, बड़े सर्कल का रेडियस भी बड़ा होगा। तो जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होता है वैसे वैसे एरिया इंक्रीज होता है, या आप उल्टा भी बोल सकते हो कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा मतलब कि उसका रेडियस भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये एरिया और रेडियस जो है ये भी डायरेक्ट वेरिएशन में है, ये भी क्या होगे, डायरेक्ट वेरिएशन में होगे। अगर मान लो एरिया कम हो रहा है मतलब एरिया कम है, इसका मतलब रेडियस भी कम है, रेडियस भी छोटा है, ऐसे। तो मतलब हमको क्या पता चला कि जो फर्स्ट वन है और जो हमारा सेकेंड वन है ये दोनों है जो इनवर्स वेरिएशन में है, बाकी के जो दो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आप आंसर में लिख सकते हो ना, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड वन। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। टोटल हमारे 4 क्वेश्चन है, उसमें से हमने एक क्वेश्चन तो कर ही लिया, बहुत ही इजी था। चलो करते हैं सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या दिया है, इस प्रैक्टिस सेट की बस यही खासियत है, या इसमें क्या स्पेशल है कि आपको खुद को पता करना पड़ता है यहाँ पे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है कि इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन में हिंट नहीं मिलेगा कि हाँ ये डायरेक्ट वेरिएशन है, ये इनवर्स वेरिएशन है। आपको थोड़ा लॉजिकली सोच के आपको पता करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखो सेकेंड वन क्या दिया, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 hours, then how many workers will be required to do the same work in 30 hours? ओके, तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोला है कि एक वॉल है, ठीक है, ये वॉल है। मान लो इस वॉल को क्या करना है, बिल्ड करना है। मतलब इसमें मान लो कि ऐसे ईंटें लगानी है, यहाँ पे क्या लगानी है, ऐसे ईंटें लगानी है। ईंट तो समझते हो ना आप? हाँ, तो एक वॉल है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 15 वर्कर्स जो है कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 hours। मतलब 15 वर्कर्स जो है वो क्या करते हैं, इस वॉल को बिल्ड कर देते हैं, मतलब इस वॉल को बना देते हैं। कितने आवर्स में? 48 hours में। 48 hours लगता है उनको ये वॉल को बनाने के लिए। तो मतलब x वेरिएबल, 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो क्या लगता है x क्या होगा और y क्या होने वाला है? तो x डिनोट करेगा हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स एंड y डिनोट करेगा टाइम टेकन बाय द वर्कर्स टू बिल्ड अ वॉल। तो अगर 15 वर्कर्स ये वॉल को बनाने के लिए 48 hours लगाते हैं तो हमको क्या फाइंड करना है कि इसी सेम वॉल को अगर हमको 30 hours में कंप्लीट करना है तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ वर्कर्स लगेंगे वो हमको बताना है। ओके, तो पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है एंड जो टाइम टेकन बाय द वर्कर्स, ये दोनों का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है। उस हिसाब से हम क्वेश्चन, मतलब उस हिसाब से हम सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल सी लॉजिक सी बात है कि ये इनवर्स वेरिएशन है। कैसे इनवर्स वेरिएशन है? अरे दिमाग लगा, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होगे मतलब उतने जल्दी ये जो वॉल है वो बिल्ड हो जाएगा। जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतने जल्दी वो काम खत्म हो जाता है। तो मतलब अगर नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जो टाइम लगेगा काम करने को वो कम लगेगा। अब बेचारा एक वर्कर, एक इंसान आएगा, उस वॉल को बिल्ड करेगा। अरे उसको कितना घंटा लगेगा? घंटा तो छोड़ो, दिन कितने लगेंगे, महीने लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही फटाफट और वर्कर्स आएंगे तो वो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। तो मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है। और अगर मान लो नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज हो गए, अगर कम हो जाएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स,
तो मतलब टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा फिर। तो ये मतलब इधर से हमको ये समझ में आ गया कि नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन बाय द वर्कर्स टू बिल्ड द वॉल आर इन इनवर्स वेरिएशन। ये इनवर्स वेरिएशन में है। तो पहले स्टार्टिंग में आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, बहुत जरूरी होगा, वरना उसका हाफ मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से अच्छे से लिखो। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स टू बिल्ड अ वॉल एंड टाइम टेकन by workers to build a wall are in inverse variation। हम बोल देंगे, टीचर को बताना पड़ेगा ना कि मिस ये इनवर्स वेरिएशन है, तो हम इनवर्स वेरिएशन लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो क्या लिखा, जरा सेंटेंस को रीड करो। नंबर ऑफ वर्कर्स टू बिल्ड अ वॉल एंड टाइम टेकन बाय वर्कर्स टू बिल्ड अ वॉल आर इन इनवर्स वेरिएशन। तो लेट अस टेक कि x क्या डिनोट करेगा? x डिनोट करेगा नंबर ऑफ वर्कर्स, और y क्या डिनोट करेगा? y डिनोट करेगा टाइम टेकन टू बिल्ड अ वॉल। ठीक है, तो अभी ये इनवर्स वेरिएशन में तो आपको पता है, इनवर्स वेरिएशन हमने पूरा प्रैक्टिस सेट 7.2 किया था। कैसे लिखते हैं? दैट इज वी विल राइट x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इसको ऐसे ही लिखते ना। ओके, जिसने 7.2 नहीं किया और डायरेक्ट 7.3 कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है, वो पहले करना चाहिए आपको। तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो वी विल राइट देयरफॉर x इज इक्वल टू k अपॉन y। अब यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में y है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो x इंटू y इज इक्वल टू k। सो दैट इज हमको मिल गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन k इज इक्वल टू x इंटू y। तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल गया है। अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले k की वैल्यू निकालेंगे। तो k की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिया था, इफ अगर हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 15 है, तो जो टाइम लगता है वॉल को कंप्लीट होने के लिए वो कितना लगता है? 48 आवर्स लग जाते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे क्या दिया है कि अगर x हमारे पास 15 है, x मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स और y मतलब टाइम टेकन। तो अगर इफ हमारे पास क्या है? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में ही दिया था, मैं अपने आपसे कुछ नहीं लिख रही हूँ। देखो इधर दिया है कि 15 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। उन लोगों ने खुद ही बोला है, मैं थोड़ी ना अपनी मर्जी से कुछ लिख रही हूँ। तो इफ x इज इक्वल टू 15, मतलब अगर x क्या है? 15 है, तो देन हमारा y क्या है? y है 48 आवर्स। तो ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे? अभी हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू x है 15 इंटू y है 48। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 इंटू 48, तो 8 5 40 हो गया, 8 1 8 9 10 11 12। ठीक है, 0 4 5 हो जाएगा 20, 4 1 4 5 6, तो यानी कि 720 आ रहा है आंसर। तो k यानी कि k मीन्स कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है ये। तो ब्रैकेट में लिख देंगे कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमको मिल गया है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अभी हमारा टारगेट क्या है वो देखो। हमारा टारगेट ये है कि अगर हमको वो वॉल को 48 आवर्स में कंप्लीट नहीं करना है, अगर हमको वो वॉल को 30 आवर्स में कंप्लीट करना है, तो नंबर ऑफ वर्कर कितने लगेंगे वो बताना है, मतलब सॉरी x फाइंड करना है, इधर x आएगा सॉरी। तो x क्या होगा? नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लगेंगे वो फाइंड करना है। तो देखो अगर कम टाइम में आपको काम खत्म करना है, मतलब ज्यादा लोगों को लेके आओ, फिर ज्यादा वर्कर लगेंगे। अब लगेंगे कितने वही फाइंड करना है। तो क्वेश्चन पढ़ने का, क्वेश्चन में क्या दिया है? हाउ मेनी वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। मतलब वही सेम काम करने को 30 आवर्स में कितने नंबर ऑफ वर्कर लगेंगे वो फाइंड करना है। तो मतलब अभी हमको क्या करना है कि इफ अगर हमारे पास क्या है कि y, अगर हमारे पास y की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है, y डिनोट करता है टाइम। तो अगर हमको y है 30, मतलब अगर हमारे पास y 30 है कि 30 आवर्स में हमको काम कंप्लीट करना है, तो x क्या होगा? x मतलब नंबर ऑफ वर्कर कितने लगेंगे। तो चलो फाइंड करते हैं। और k हमारे पास आ चुका है 720। तो अब ये 1 2 3 ये तीनों वैल्यू अभी हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में पुट करेंगे। तो देखो k क्या है? k है हमारे पास 720। पहले इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है k इज इक्वल टू x इंटू y। तो अभी यहाँ पे k के जगह पे क्या पुट करेंगे? 720। x हमको फाइंड करना है इंटू y कितना है? 30। अब x फाइंड करना है तो ये 30 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा।
तो 720 मल्टीप्लाई में 30 है, ये डिवाइड में आ गया 30 इज इक्वल टू x। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अभी बचा क्या है, 72 है और 3 है, तो हम क्या करेंगे 72 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 2 जा हो जाएगा 6, 1 बचा और 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 6 जा, नहीं 3 6 जा किधर, 3 4 जा हो जाएगा 12। मतलब कि यहाँ पे आंसर आ गया 24 इज इक्वल टू एक्स। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लगेंगे, 24 लगेंगे। मतलब कि अभी 15 वर्कर से कुछ काम नहीं होगा। अगर 30 घंटे में आपको काम कंप्लीट करना है तो उसके लिए कितने वर्कर्स लगेंगे, 24 वर्कर्स लगेंगे। और मैंने बताया था ये इनवर्स वेरिएशन है। देखो नंबर ऑफ वर्कर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, देखो 15 से अगर 24 हो गए वर्कर्स, तो टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा। टाइम कम हो गया है ना, 48 आवर्स से डिक्रीज होके वो 30 आवर्स हो गया। तो नंबर ऑफ वर्कर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो हमको आंसर मिल गया। बस लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, 24 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। चलो जल्दी से लिखो, मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से। क्या लिखोगे, मैं देखो यहाँ पे लिखती हूँ, नीचे लिखना ऐसे, 24 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। ये लास्ट में आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा, फिर बोलना मत कि मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है। चलो जल्दी से लिख लो इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अभी करते हैं हम लोग थर्ड वन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट है कि इनवर्स वेरिएशन है। लेट्स सी क्या दिया है। देखो थर्ड वन हमको दिया है, देखते हैं। 120 bags of half liter milk can fill by a machine within 3 minutes. Find the time to fill such 1800 bags. मतलब यहाँ पे क्या दिया है, देखो 120 bags of half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes. यानी कि क्या दिया है, एक मशीन है। तो वो मशीन क्या करता है, ये मशीन जो है वो क्या करता है, 3 मिनट में क्या करता है, 120 बैग भर देता है हाफ लीटर के मिल्क के, ठीक है। मतलब ऐसे मान लो बैग, मतलब कि वो ठेली आती है ना, हाफ लीटर की ठेली आती है ना, वैसे अमूल का, आपने अमूल देखा है, अमूल का जो अपना दूध होता है आधा लीटर का, हाँ। तो एक मशीन से है ना, मान लो कि वो अमूल के जो दूध है ना, अमूल के जो दूध है आधे लीटर के, वो है ना इस मशीन से फिल हो रहे हैं, ऐसे समझो एग्जाम्पल। तो है ना 3 मिनट में, ये मशीन है, ये क्या है, अपना मशीन है। रुको आराम से समझो, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे मेहनत जाता है पढ़ाने में, थोड़ा समझाना पड़ता है ना। तो ये मशीन क्या करता है, 3 मिनट में क्या करता है, 100 बैग जो है ना हाफ लीटर मिल्क के भर देता है। मतलब 3 मिनट में, समझ रहे हो, 3 मिनट में 120 बैग, यानी कि 120 दूध आपके सामने आ जाएंगे, बैग ऑफ मिल्क, ठीक है। तो ये भर देता है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा अगर हमको ऐसे 1800 बैग फील करने हैं तो। ओहो, लगता है बड़ा ऑर्डर आया है, किसी की शादी हो रही है, तो उधर क्या करना है, दूध पहुंचाना है, क्योंकि उनको खीर खिलानी है। तो क्या दिया है कि कितना टाइम लगेगा अगर हमको 1800 बैग भरने हैं दूध के, मिल्क के। क्या करें अभी, कितना टाइम लगेगा, आप ही बताओ कितना टाइम लगेगा। पहले तो ये बताओ कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है। ऑब्वियसली इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। क्या आपको क्या लगता है, हम हमेशा सारा क्वेश्चन क्या इनवर्स वेरिएशन वाला ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो अगर नंबर ऑफ बैग्स, यानी कि अगर आपको ज्यादा दूध भरने हैं तो टाइम भी भाई ज्यादा लगेगा। अभी मशीन तो मशीन ही है ना, ऐसे थोड़ी ना, मशीन तो वही काम करेगी अपना। अब ऐसे थोड़ी ना मशीन में कुछ ज्यादा पावर आ जाएगा, नहीं बाबा, मशीन तो वही है। अभी ये मशीन 3 मिनट में 120 बैग भर देती है। अगर हमको 1800 बैग भरने हैं, 1800 बैग्स भरने हैं, मतलब टाइम भी ज्यादा लगेगा। अब 3 मिनट में नहीं भरा जाएगा ये पूरे बैग, या 2 मिनट में नहीं, या 1 मिनट में नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बाबा। तो मतलब कि अगर टाइम, या सिंपल सी बात है, अगर आपके नंबर ऑफ बैग इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब ज्यादा दूध, ज्यादा मिल्क अगर आपको फील करना है बैग में, तो मतलब टाइम भी ज्यादा लगने वाला है। तो अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन है। सिंपल सी लॉजिक है, अगर आपके नंबर ऑफ बैग इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब अब आपको ज्यादा दूध को फील करना है, भरना है, तो इसका मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। मशीन होता है, मशीन अभी क्या करेगा, वो जो उसका जो एक मिनिमम कैपेसिटी है, वो उतने टाइम पे उतना ही भर सकता है वो, ठीक है।
तो मतलब यहाँ पे हमको क्या समझा, लेट मतलब यहाँ पे देखो सोल्यूशन में कैसे लिखोगे आप, सोल्यूशन में बड़ा इजी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 2 वेरिएबल लेना है। एक्स डिनोट करेगा नंबर ऑफ बैग्स और वाई डिनोट करेगा टाइम टेकन बाय मशीन टू फिल द बैग। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ बैग्स ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क के जो ठेली है, जो पोटली है, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ मिल्क एंड टाइम टेकन बाय मशीन। ठीक है, देखो मैं अच्छे से बताती हूँ, रुको। इसको पहले स्टार्टिंग में आपको पता है ना, स्टार्टिंग में आपको बताना पड़ता है कि ये इनवर्स वेरिएशन है। तो आराम से सुनो क्या दिया यहाँ पे कि नंबर ऑफ बैग्स ऑफ मिल्क, मतलब कि जो नंबर ऑफ बैग्स है मिल्क के वो, एंड द टाइम टेकन बाय मशीन टू फिल द बैग्स आर इन इनवर्स वेरिएशन। हमने बता दिया कि नहीं, इनवर्स वेरिएशन आ गया, सॉरी, आर इन डायरेक्ट वेरिएशन या आर ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में, मतलब जो नंबर ऑफ बैग्स है मिल्क के, मतलब जो नंबर ऑफ ठेलियां है मिल्क के, और जो टाइम टेकन यानी कि जो टाइम लगेगा उनको भरने के लिए, ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेट ले लेते हैं कि x क्या डिनोट करेगा, x डिनोट करेगा नंबर ऑफ बैग्स ऑफ मिल्क, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क। ठीक है, हाफ लीटर भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क। इधर लिखा है, देखो मैं इधर से ही देखती हूँ कभी भी क्वेश्चन को यूज करने का। और y क्या डिनोट करेगा, y डिनोट करेगा टाइम टेकन बाय मशीन टू फिल द बैग। तो y डिनोट करेगा टाइम टेकन बाय मशीन टू फिल द बैग्स। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो डायरेक्ट वेरिएशन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। डायरेक्ट वेरिएशन में है तो ऐसे लिखेंगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू k y। तो x इज इक्वल टू के वाई, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे k की वैल्यू निकालेंगे। k मतलब हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो k की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि अगर नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं 120 है, अगर नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं 120 है, एक मिनट, अगर नंबर ऑफ बैग्स यानी कि x डिनोट करता है नंबर ऑफ बैग्स, अगर नंबर ऑफ बैग्स है 120, इफ अगर x है 120 तो y कितना टाइम लगेगा वो बैग को भरने के लिए, 3 मिनट लगेंगे। तो y इज इक्वल टू 3। आपको दिया है क्वेश्चन में, मैंने कुछ अपने मर्जी से बोला क्या, नहीं। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे आई थिंक थोड़ा बहुत यहाँ पे रफ हो गया है, नंबर ऑफ बैग्स, सॉरी ये कुछ रफ हो गया, मुझे नहीं पता ये कैसे रफ हो गया, बट एक मिनट, टाइम टेकन बाय मशीन टू फिल द बैग, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क, और ये द बैग्स टाइम टेकन बाय मशीन टू फिल द बैग्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ मिल्क एंड द टाइम टेकन बाय मशीन टू फिल द बैग्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। x है नंबर ऑफ बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क, y है टाइम टेकन बाय मशीन टू फिल द बैग्स, और ये क्या हो गए इनवर्स वेरिएशन, नहीं डायरेक्ट वेरिएशन। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने इनवर्स वेरिएशन कहीं पे बोला हो तो ये हो गया। अभी यहाँ पे दिया था, क्या दिया था कि अगर x क्या है 120 है, मतलब अगर नंबर ऑफ बैग्स 120 है तो मतलब y क्या है, y है टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा मशीन को ये 120 बैग को भरने के लिए, 3 मिनट लगेगा। अब ये दोनों वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यानी कि k मिल जाएगा। सो देयरफॉर x के जगह पे लिखोगे आप 120 इज इक्वल टू k ही है इनटू y कितना है 3 है। अब k निकालने के लिए क्या करोगे, ये डिवाइड में चला जाएगा 3, तो यानी कि 120 ये डिवाइड में 3 इज इक्वल टू k। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 0 जा 0। सो देयरफॉर हमको k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 40, और ये है हमारा क्या, ये है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अभी हमको क्या फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, अगर हमको कितने बैग्स 1800 बैग्स अगर फिल करने हैं तो कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। ओके, तो नाउ हमारे पास क्या है, देखो x डिनोट करता है नंबर ऑफ बैग्स और y डिनोट करता है टाइम टेकन। तो x इस बार हमारे पास है 1800,
नंबर ऑफ बैग्स हमारे पास है 1800 और y मतलब कितना टाइम लगेगा ये बैग को फिल करने के लिए वो बता। तो नाउ वी हैव x इज इक्वल टू 1800 एंड y कितना होगा दैट इज क्वेश्चन मार्क, और k की वैल्यू तो हमारे पास है 40, ये अभी अभी मिली है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में ये वैल्यूज को पुट करेंगे। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन किधर है, ये रहा। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में ये वैल्यूज को पुट करते हैं। चलो, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन जो है दैट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू k y। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे लिखेंगे 1800 इज इक्वल टू k के जगह पे लिखने वाले हैं 40, तो k के जगह पे लिखेंगे 40 इंटू वाई, वाई पता नहीं तो y ऐसे ही रहेगा। तो y को क्या करो, अभी इधर ही रहने दो, ये जो मल्टीप्लाई में 40 है ये डिवाइड में आ जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 1800 डिवाइड बाय 40, तो ये कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे क्या बचा 180 और यहाँ पे नीचे है 4, तो चलो डिवाइड करते हैं इसको। तो ये 180 और ये डिवाइड में 4 है, तो 4 4 जा हो गया 16, 2 बचा 0, 4 5 जा हो गया 20 एंड ये 0 0, तो यानी कि कितना आंसर आ गया 45 इज इक्वल टू वाई। सो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 45 आ गया। और ये जो वाई है वो क्या होगी, मिनट्स में होगे, मिनट में होगा। मतलब अगर आपको 1800 बैग यानी कि 1800 बैग्स को अगर फिल करना है तो उसके लिए लगेंगे 45 मिनट्स। कितने लगेंगे, 45 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया है 45 आया है। क्लियर हो गया। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है मैं बता देती हूँ, जल्दी से सब लोग नोट डाउन करो इसको। लास्ट में आप लोग लिखोगे 45 मिनट्स विल बी नीडेड टू फिल 1800 बैग्स। ठीक है, क्या लिखोगे 45 मिनट्स, मैं रिपीट कर रही हूँ, फिर से लिख रही हूँ, फिर से मतलब रिपीट कर रही हूँ, आप लिखो सब लोग। हम लिखेंगे 45 मिनट्स विल बी नीडेड टू फिल सच 1800 बैग्स। ठीक है, इधर से ही मैंने देख के लिखा है, तो आप लोग भी देख के लिखो, ये लास्ट में लिख देना। ठीक है, आई नो आप लिख दोगे। तो चलो ये हो गया हमारा थर्ड वन। अभी हम लोग करने वाले हैं फोर्थ वन, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम लोग करते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन बहुत इजी है, डोंट वरी। जैसे हमने सेकंड थर्ड किया है ना, बस वैसा ही है। बस आपको ये पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन इनवर्स वेरिएशन का है कि डायरेक्ट वेरिएशन का है। तो क्या दिया है देखो, यहाँ पे हमको दिया है अ कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 8 hours to travel some distance. What should be the increase in the speed if the same distance is to be covered in 7.5 hours? यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, एक कार है और वो क्या करता है या करती है, मतलब कार को भी आप लड़का मान रहे हो कि लड़की मान रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक कार है, वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये कार की जो स्पीड है वो हमको दी है। ये मान लो ये डिस्टेंस ऑफ द कार है, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कार को जाना है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है कि स्पीड ऑफ द कार हमको दिया है। जो फर्स्ट केस है ना, उसमें क्या दिया है कि जो अगर कार की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर है, तो जो टाइम लगेगा कार को ए से बी पहुंचने के लिए वो लगेगा 8 hours। मतलब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पीड और टाइम जो है ना, ये दो वेरिएबल्स हो सकते हैं हमारे। तो सपोज करो x डिनोट करेगा स्पीड और y डिनोट करेगा टाइम। तो यहाँ पे क्या दिया है कि अगर कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब कि जो वो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने को कितना टाइम लगेगा, 8 घंटे लगेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या पूछा है वो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमको ये सेम डिस्टेंस अगर 7.5 घंटे में ही कंप्लीट करना है, क्योंकि पहले ये जो डिस्टेंस है वो 8 घंटे में कंप्लीट हो रहा था, लेकिन उनको शायद कुछ घाई है, तो उनको 8 घंटे में ये डिस्टेंस कवर नहीं करना है। उनको कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर करना है, ए से बी तक पहुंचना है उनको कितने टाइम में, 7.5 घंटे, दैट इज 7.5 hours में अगर उनको ये डिस्टेंस कंप्लीट करना है, तो हमको स्पीड में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि पहले की स्पीड तो 60 किलोमीटर पर आवर है, वो स्पीड से तो अभी नहीं जा सकते, क्योंकि वो स्पीड से हम लोग 8 घंटे में पहुंचेंगे, यानी कि 8 घंटे में वो डिस्टेंस ट्रैवल होगा, बट ये स्पीड नहीं चलेगी। तो वो जो स्पीड है उसमें कितना बदलाव आना चाहिए, यानी कि वो स्पीड में कितना इंक्रीज होना चाहिए ताकि हम ये 7.5 hours में पहुंच जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे ये देखेंगे कि 7.5 hours में क्या स्पीड होनी चाहिए। मतलब अगर आपको 7.5 hours में पहुंचना है, यानी कि ये डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना है,
तो कितना स्पीड लगेगा वो हम फाइंड करेंगे, और इन दोनों के बीच में जो गैप होगा ना, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा ना, वो हमारा आंसर होगा। तो इधर आंसर ये वाला नहीं होगा कि हाँ आपको जो स्पीड मिल गई वही हमारा आंसर है, नहीं, आपको फाइंड करना है। देखो इधर क्वेश्चन में बहुत साफ लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर से हमको कितना स्पीड इंक्रीज करना चाहिए। 10 किलोमीटर इंक्रीज करे, 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड इंक्रीज करे, 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड इंक्रीज करे, कि 12 किलोमीटर पर आवर से स्पीड इंक्रीज करे, ताकि हम वो 7.5 घंटे में पहुंच जाए। तो कैसे करेंगे, ये बड़ा इजी है। बट पहले मुझे ये बताओ कि जो स्पीड है और जो टाइम है, क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन है कि इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन है। देखो जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी उतना कम टाइम लगेगा ना पहुंचने को या डिस्टेंस कवर करने को। मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टाइम कम लग रहा है, अगर स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, तो टाइम भी ज्यादा लगेगा पहुंचने को, है ना। जैसे अगर आप मान लो बस स्टूडेंट हो, तो बस जितने तेजी से जाएगी उतने जल्दी आप स्कूल पहुंच जाओगे। तो मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टाइम कम लग रहा है। और अगर मान लो कि बस अगर कम स्लो चलेगी तो टाइम भी ज्यादा लगेगा स्कूल पहुंचने को। इसका मतलब ये दोनों इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन है, मतलब ये दोनों नहीं, मतलब ये क्वेश्चन इनवर्स वेरिएशन का है। तो चलो कैसे लिखेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम पहले बताएंगे, हम बोलेंगे कि स्पीड ऑफ द, हम लिखेंगे स्पीड ऑफ द कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, डिस्टेंस नहीं सॉरी नहीं, टाइम टेकन होगा ना, टाइम है ना, हाँ। तो स्पीड ऑफ द कार एंड टाइम टेकन टू cover some distance are in inverse variation। मतलब हमने बता दिया बाबा, पहले ही बता दिया, क्या बता दिया कि जो स्पीड ऑफ द कार है, जो स्पीड है, और जो टाइम टेकन है यानी कि जो टाइम लगता है, वो इनवर्स वेरिएशन में होते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट ले लेते हैं। लेट एक्स क्या डिनोट करेगा, एक्स डिनोट करेगा स्पीड ऑफ द कार, y क्या डिनोट करेगा, y डिनोट करेगा टाइम टेकन टू कवर सम डिस्टेंस। तो जो स्पीड है और जो टाइम है वो इनवर्स वेरिएशन में, और इनवर्स वेरिएशन में जब होते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। सो देयरफॉर वी कैन से x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। और अभी आपको पता ही है कि हम लिखेंगे x इज इक्वल टू k अपॉन y, और यहां से हम पहले इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, तो k की वैल्यू निकालेंगे, तो x ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू k। सो देयरफॉर k की वैल्यू मिल गई हमको x इंटू वाई। तो यही है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमको मिल चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बाद k कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। तो हमको क्या बोला है, इफ अगर हमारी स्पीड क्या है, x मतलब स्पीड, अगर हमारी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा y क्या होगा, y मतलब कि हम 8 आवर्स में वो डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। तो अगर x हमारा 60 है, स्पीड अगर 60 है, तो टाइम कितना लगेगा, 8 आवर्स लगेगा। अब ये दोनों वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू, सॉरी हमेशा मैं x इज इक्वल टू बोलती हूँ, आई एम रियली सॉरी, k इज इक्वल टू x कितना है 60 इंटू y कितना है 8, तो k कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू, पीछे से एक 0 लिखो, एंड 6 8 क्या हो गया 48, तो ये हो गया 48, तो ये हो गया k। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट। अभी हम लोग को क्या दिया है, अभी हमको क्या फाइंड करना है, अभी हमको ये फाइंड करना है कि इफ अगर हमारे पास क्या है, अगर y हमारे पास क्या है 7.5 आवर्स है, मतलब अगर हमको वो जो डिस्टेंस है वो 7.5 आवर यानी कि 7.5 घंटे में अगर कवर करना है, तो y टाइम है, याद रखना। तो अगर y हमारे पास 7.5 घंटा है, तो x क्या होगा, x मतलब कितना स्पीड होना चाहिए, तब वो फाइंड करेंगे हम। बट ये 7.5 आवर को है ना, 7.5 आवर को आपको ये पता है, आपको ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये आपने सीखा था अपने 7th क्लास में, 6th क्लास में। तो चलो हम पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 7.5 को हम लोग जब सॉल्व करेंगे, 7.5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे लिखते हैं 7 इंटू 2, पहले लिखेंगे 7 इंटू 2, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का, 7 इंटू 2 और आगे लिखेंगे +1 डिवाइड में आ जाएगा 2, ठीक है।
तो इसका मतलब 7 इंटू 2 कितना होगा, 7 2 हो गया 14, आगे है +1 डिवाइड में 2, इसका मतलब क्या हो गया 14 + 1 मतलब 15, 15 डिवाइड बाई 2, तो 15 को अगर आप डिवाइड बाई 2 करोगे, 15 का आधा करोगे तो कितना मिलेगा 7.5। यानी कि इसका मतलब देखो ऐसे तो लॉजिक है, 7.5 आर मतलब क्या 7.5 ही होता है, 7.5 मतलब 7 का आधा, 7.5 7 का आधा नहीं मतलब 7 और आधा लो, तो यानी कि 7.5 होने वाला है। तो इसको आप ऐसे पूरा करके भी नहीं दिखाओगे ना, ये स्टेप्स अगर आपने नहीं भी करके दिखाया है ना तो भी चलेगा, मैंने तो आपको बता ही दिया है। आपको पता ही होगा कि इम्प्रॉपर से हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे आते हैं। तो y क्या है 7.5 आर है, तो मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं 7.5 आर मीन 7.5 आवर्स। तो y अगर हमारा 7.5 है तो x कितना होगा वो फाइंड करना है। तो चलो करते हैं, और हमारे पास क्या है k की वैल्यू है, k की वैल्यू है 480। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है हमारा ये, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे k इज इक्वल टू x इंटू वाई। अब k की वैल्यू है 480 इज इक्वल टू x, हमारे पास क्या है x पता नहीं वो फाइंड करना है, इंटू वाई, वाई कितना है 7.5। अभी 480 है और ये जो 7.5 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 7.5 डिवाइड में आ गया एंड इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू क्या हो गया x। अभी है ना दिक्कत कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, क्योंकि बच्चों लोगों को पॉइंट में जब होता है ना, पॉइंट में समझ में नहीं आता है। पॉइंट में अभी ये है, इसका पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो इसके पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो इसके पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा। मतलब जब भी आपको ये पॉइंट को हटाना रहता है, जैसे 7.5 है इसका पॉइंट हटाना है, तो क्या करो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो ये बन जाएगा 75, इसका पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है ना, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मान लो 3.25 होता तो इसके पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, और अगर इसका पॉइंट हटाना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं और ये 2 जीरो इसके पॉइंट को हटा देते, तो ये बन जाता 325। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है यहाँ पे, तो अगर हमको इसका पॉइंट हटाना है इसलिए हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 10 किया। लेकिन हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई बाय 10 करके छोड़ नहीं सकते, हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 10 से करना पड़ेगा, इसको बैलेंसिंग बोलते हैं। तो यानी कि नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर द बैलेंस। तो 480 इंटू 10 कितना होगा, 480 इंटू 10 जो है वो हो जाएगा 4800, तो कोई बात नहीं हम उसको लिखते हैं, और अपॉन 7.5 इंटू 10 इज इक्वल टू x। तो ये क्या हो गया, तो ये जो है वो आपको समझा कि नहीं समझा मुझे ज़रूर बताना, और अगर नहीं समझता है तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ और फिर से एक बार देखो, क्योंकि ये 7.5 को हम लोग पहले 7.5 लिखेंगे, फिर 7.5 ये यहाँ पे लिखा तो ये डिवाइड में आ गया। तो देखो 480 क्या था ना, 480 डिवाइड में था 7.5। अब इसको सॉल्व करना है और ये पॉइंट है ना बीच में आ रहा है, पॉइंट को हटाने के लिए हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 किया। अब आप बोलोगे मिस मल्टीप्लाई बाय 10 ही क्यों किया, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, अगर 2 डिजिट होते तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते, 3 डिजिट होते तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते, ऐसा होता है। तो पॉइंट के बाद क्योंकि एक ही डिजिट था इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 10 किया। लेकिन हम लोग ऐसे किसी पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 480 इंटू 10 अपॉन क्या हो गया 7.5 इंटू 10। अब 480 इंटू 10 करोगे तो उसको हम ऐसे ही लिखते, रुको 480 इंटू 10 को ऐसे ही लिखो। अब आप बोलोगे मिस आप उसको 4800 भी लिख सकते हैं ना, हाँ लिखो चलेगा, मतलब मैं बताती हूँ क्यों नहीं लिखेंगे, या लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 7.5 इंटू 10 क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 75, क्योंकि इसका पॉइंट हटना चाहिए और हटा दिया हमने, इज इक्वल टू क्या है x है, ठीक है। अभी क्या है ना, रुको इसको हम क्या करते हैं कॉपी करके पीछे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम इसको पीछे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5 का टेबल यूज करते हैं। देखो 5 का टेबल यूज करो, 5 1 जा 5 तो 2 बचा, तो 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है। आराम से करो, 5 का टेबल यूज किया हमने, 5 का टेबल नीचे भी यूज किया ऊपर भी यूज किया, एक बार नीचे तो एक बार ऊपर, एक बार नीचे तो एक बार ऊपर। अभी देखो 2 और 15 ये दोनों तो अभी डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं अभी भी, क्योंकि ये भी 5 के टेबल में जाता है और ये भी 5 के टेबल में जाता है। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और यहाँ पे आएगा 5 9 जा 45, 46 47 48, तो मतलब कितना बचा 3 बचा, तो 5 6 जा 30, तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30। अभी 3 1 जा 3,
3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, मतलब यहाँ पे बचा 32 इंटू 2, क्या बचा 32 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स। तो 32 इंटू 2 करेंगे, 32 इंटू 2 करेंगे, क्या मिलेगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 यानी कि 64। तो 64 इज इक्वल टू एक्स, सो देयरफॉर एक्स कितना मिला, एक्स इज इक्वल टू 64। एक्स इज इक्वल टू 64 मिला, मतलब क्या आंसर मिल गया, आंसर मिल गया कि अगर आपको 7.5 घंटे में अगर पहुंचना है या वो जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करना है 7.5 घंटे में, तो उसके लिए आपको 60 उसके लिए आपकी स्पीड जो है वो 64 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था कि 7.5 घंटे में अगर आपको वो डिस्टेंस को कवर करना है तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, वो क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ये था कि आपकी स्पीड कितने किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज होनी चाहिए ताकि हम 7.5 घंटे में पहुंच जाए। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर तो आप ये जो डिस्टेंस है वो 8 घंटे में कवर कर लोगे। लेकिन अगर आपको ये डिस्टेंस 7.5 घंटे में कवर करना है तो आपको स्पीड लगेगी कितनी, 64 किलोमीटर पर आवर। मतलब अभी क्या समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि हमारी जो स्पीड है वो कितने किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज होनी चाहिए, 4 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब पहले 60 किलोमीटर पर आवर थी, बट उसको इंक्रीज करके कितना करना पड़ेगा, कितने किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको 4 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके वो 7.5 घंटे में क्या होगा, पहुंच जाएगा या वो डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स हमको मिल गया है कितना, 64 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमको अगर आपको फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, क्या दिया देखो, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड, क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर इन 7.5 आवर। तो आप लिखोगे या हम आंसर लिखेंगे कि 4 किलोमीटर पर आवर से स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। 60 था तो उसको 64 करना पड़ेगा, मतलब इंक्रीज कितना कर रहे हैं, 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 किलोमीटर पर आवर शुड बी द फिर इधर से स्टार्ट हो जाओ, शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन द 7.5 आवर। तो ये आपको पूरा लास्ट में सेंटेंस लिखना है। क्या लिखोगे, मैं रिपीट कर रही हूँ, 4 किलोमीटर पर आवर शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 7.5 आवर। ओके, क्लियर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा बहुत ट्विस्ट तो इसमें बहुत कुछ है कि वो पॉइंट हटाना पड़ता है, फिर वो 7.5 आवर को हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में करना पड़ता है, और फिर जो आंसर है वो हमारा 64 किलोमीटर पर आवर नहीं है, रियल में हमारा जो आंसर है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, और अगर आप ये नहीं लिखोगे लास्ट में, अगर आप भूल गए, आपने सिर्फ ये इतना ही लिखा, तो आपका लास्ट का हाफ मार्क्स चला जाएगा। तो 4 किलोमीटर पर आवर से स्पीड जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो दिस इज द आंसर एंड आई होप आपको पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझा होगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ आने वाले हैं, तो ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब तो किया ही होगा आपने, अगर नहीं किया तो प्लीज देख लो और कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।